हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 का सेकंड पार्ट, पहले चैप्टर का मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। ये हमारा हिंदी भाषा और इसके विकास का सेकेंड पार्ट है, चैप्टर नंबर 1, पार्ट नंबर 2। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक 1500 सालों तक इसका काल रहा। तो भगवान बुद्ध के जन्म से भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इतने से पैराग्राफ में भी हमारे कई क्वेश्चन पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इन सभी हर पैराग्राफ से, हर लाइन से मैंने हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं कलरफुल। तो सिर्फ पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमारे माइंड से निकल जाता है, तो उसको मैंने क्वेश्चन आंसर में 1 लाइनर में कन्वर्ट कर रखा है। अगर आपने पहला चैप्टर देखा होगा, इसका पहला पार्ट, तो आपको पता होगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, हर लाइन को ध्यान से सुनना। फिर हम इसके 1 लाइनर क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है पाली। पाली को प्रथम प्राकृतिक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाली को प्रथम प्राकृतिक भी कहा जाता है। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों, जिसमें कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक की रचना हुई। तो 3 त्रिपिटक थे ग्रंथ। कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के संदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी गई थी। अभिधम पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। इसके भी हम 1 लाइनर क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। पाली में लिखे हुए कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं मिलनपन्हु, महावंश, दीपवंश, अट्ठकथा साहित्य आदि। पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं: सदनती व्याकरण, कच्चान व्याकरण और मोगलान व्याकरण। सदनती व्याकरण की रचना अंग्रवंश ने की थी, जो कि एक बर्मी भिक्षु थे, यानी कि बर्मा में रहने वाले एक भिक्षुक थे। श्रीलंका के मोगलान ने मोगलान व्याकरण और कच्चान ने, वो भी श्रीलंका के ही थे, कच्चान ने कच्चान व्याकरण की रचना की थी। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि स्थानों पर प्रचलित थी। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। पाली में वर्णों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया। इसके जो स्वर थे ए, आ, ई, उ, ए, औ और ओ, जबकि व्यंजन थे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह, ल और अ। ये स्वर और व्यंजन केजी क्लास में पढ़ाए जाते हैं। आपको याद होंगे, नहीं हुए तो अभी आप इसे लर्न कर लीजिएगा। हालांकि इसमें से पेपर में नहीं आता, ये पूछा जाता है कि कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। तो पाली में को पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा का सेकेंड प्राकृतिक। प्राकृतिक को द्वितीय प्राकृतिक कहा जाता है। देखो, पाली को प्रथम प्राकृतिक और प्राकृतिक को द्वितीय प्राकृतिक कहा जाता है। प्राकृतिक भाषा प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। हेमचंद, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृतिक की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। वरुचि ने सर्वप्रथम प्राकृतिक प्रकाश के नाम से प्राकृतिक व्याकरण लिखा तथा हेमचंद ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद को प्राकृतिक पाणिनि की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक के पाणिनि कौन थे? ये हेमचंद। या फिर क्वेश्चन आ सकता है हेमचंद को प्राकृतिक का क्या कहा जाता है? आप लिखेंगे पाणिनि, यानी कि जो हर विषय में, इस विषय में बहुत परफेक्ट है। नेक्स्ट है, वरुचि ने प्राकृतिक भाषा के 4 भेद माने हैं: महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी और शौचनी। परंतु हेमचंद ने अपने प्राकृतिक व्याकरण में प्राकृतिक को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। एक तो अधमार्गी, जिसे वो आर्षी भी कहते थे, चूलिका, पेशाची और अपभ्रंश। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है, जिसमें है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्य, बाहलिक, अवंतिजा तथा प्राच्य। साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से शौरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी मुख्य हैं। देखो, इसमें ना हर पैराग्राफ में ये जो लाइंस है ना, हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको लाइटली मत लीजिएगा। तो अभी हमने बेशक थोड़ा सा ही पोर्शन पढ़ा है। अब देखिएगा इसमें से कितने सारे क्वेश्चन हमारे बन के निकलते हैं। ये हमने पढ़ लिया है।
तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक भाषा के प्रकार, लेकिन अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, हम इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें से पढ़ लेते हैं जब तक हमने पढ़ा है। क्वेश्चन है 33 से स्टार्ट, 32 क्वेश्चन पहले पार्ट में बन चुके थे, आप इसे देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का 33 क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का काल क्या था? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी यानी कि 1500 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी? वो है भगवान बुद्ध के। इतने क्वेश्चन बीच बीच में से पूछे जाएंगे ना आपसे कि अगर आप इसको लाइटली लोगे तो नहीं समझ पाओगे, इसलिए हर चीज़ को कन्वर्ट कर दिया गया, बस आपको लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट है 1500 वर्षों में भारतीय आर्य भाषा किस रूप में विकसित हुई थी? वो थे प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी कौन सी है? वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि मध्यकालीन से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बनी है। तो इसकी जननी कौन है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन आर्य भाषा के कितने रूप हैं? वो हैं 3, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। तो देखो हमने पाली पढ़ लिया, प्राकृतिक पढ़ लिया, अपभ्रंश अभी पढ़ेंगे। इससे पहले ही प्राकृतिक के प्रकार आ रहे थे, हम उसको बीच में करेंगे क्योंकि ऐसे स्किप नहीं करेंगे तो वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने अभी प्राकृतिक सेकंड पे इसके प्रकार पढ़ेंगे, तब हम थर्ड पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब पाली से कनेक्टेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पाली से बनता है प्रथम प्राकृतिक, किसे कहते हैं? वो है पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली में किस साहित्य की रचना हुई है? बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली में किन ग्रंथों की रचना हुई है? वो त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है, जिसमें पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुत्त पिटक में कितने उपदेशों का संग्रह है? किसके उपदेशों का संग्रह है? तो सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। उसमें भी कौन से संग्रह जो कि साधारण बातचीत के ढंग पर जिनको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पिटक में किसकी शिक्षाओं का संकलन है? वो है भगवान बुद्ध की, जिसमें संघ संचालन को नियमित करने से संबंधित शिक्षाएं दी गई हैं। तो विनय पिटक में किसकी शिक्षाओं का संकलन है? भगवान बुद्ध की है। और इसमें क्या कहा गया है? जो संघ संचालन को कैसे नियमित करना है उसके बारे में शिक्षाएं बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिधम्म पिटक में किसका विश्लेषण किया गया है? तो उसमें किया गया है चित्त, चेतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। किसमें किया गया है? अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम देशीय भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देशीय भाषा, ध्यान रखिए, जो पहले भाषा थी वो विदेश संस्कृत थी, वैदिक थी। अब क्या देशीय भाषा कौन सी है? ये है पाली। पाली भाषा में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? पाली भाषा में लगभग 4 ग्रंथ लिखे गए हैं। एग्जैक्टली 4 नहीं है, लगभग जो मेन है वो लिखे हैं मैंने यहाँ पर, मिलिंद पन्हु, महावंश, दीपवंश और अटकथा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली भाषा के प्रमुख व्याकरण कितने हैं? व्याकरण हैं 3। देखो पाली भाषा के ग्रंथ तो 4 थे, मिलिंद पन्हु, महावंश, दीपवंश और अटकथा। जबकि पाली भाषा के व्याकरण की बात करें तो वो 3 व्याकरण हैं। सदनती व्याकरण जिसे अग्नवंश ने लिखा है, जो कि एक बार में भिक्षु थे। सेकंड है कच्चान व्याकरण जिसे मोगलान ने लिखा है, जो श्रीलंकाई भिक्षु थे। और उल्टा हो गया, कच्चान व्याकरण कच्चान ने लिखा है, जो श्रीलंकाई भिक्षु थे। इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज़, यहाँ पे कच्चान आएगा और यहाँ पे मोगलान आएगा। तो मोगलान लिखा है मोगलान ने, जो श्रीलंकाई भिक्षु थे। पाली भाषा मुख्यतः कहाँ प्रचलित थी? पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कोसल इत्यादि में प्रचलित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाली मुख्यतः कहाँ की बोली मानी जाती है? देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। पाली भाषा मुख्यतः प्रचलित कहाँ थी, कहाँ पे फेमस थी? वो मगध, उज्जैनी, कलिंग और कोसल में प्रचलित थी। जबकि बोली कहाँ की थी? मुख्य रूप से कहाँ बोली मानी जाती है? वो मध्य प्रदेश की बोली मानी जाती है पाली भाषा। ओके, तो पाली से संबंधित क्वेश्चन खत्म हो गए। अब चलते हैं प्राकृतिक पे। द्वितीय प्राकृतिक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है प्राकृतिक को। प्रथम प्राकृतिक तो पाली को कहा जाता था और द्वितीय प्राकृतिक खाली प्राकृतिक को कहा जाता है। 51 क्वेश्चन है प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी है? प्राचीन रूप में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा थी वो प्राकृतिक थी, बोली पाली नहीं थी। प्राकृतिक भाषा सर्वाधिक प्रचलित भाषा हुआ करती थी। 52 क्वेश्चन है किन विद्वानों ने प्राकृतिक की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है? वो विद्वान थे हेमचंद और मार्कंडेय। उन्होंने प्राकृतिक की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है, यानी कि संस्कृत प्राकृतिक भाषा की जननी है। किसने सर्वप्रथम प्राकृतिक व्याकरण लिखा था? वो लिखा था वरुचि ने, और उनके प्रथम व्याकरण का नाम था प्राकृतिक प्रकाश। तो प्राकृतिक भाषा में पहला व्याकरण किसने लिखा था? वो लिखा था वरुचि ने,
और उनके व्याकरण का नाम था प्राकृतिक प्रकाश। हेमचंद की रचना कौन सी है? वो है प्राकृतिक व्याकरण। तो वरुचि ने लिखा था प्राकृतिक प्रकाश, जबकि हेमचंद ने लिखा था प्राकृतिक व्याकरण। प्राकृतिक का पाणिनि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हेमचंद को, ठीक है। या हेमचंद को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है प्राकृतिक का पाणिनि। वरुचि ने प्राकृतिक व्याकरण में कितने भेद माने हैं? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। वरुचि ने प्राकृतिक व्याकरण के 4 भेद माने हैं, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शोरसेनी, ठीक है। ये तो वरुचि के हिसाब से थे। हेमचंद ने प्राकृतिक व्याकरण के कितने भेद माने हैं? उन्होंने 3 माने हैं। अर्धमागधी, जिसे वो आशी भी कहते थे, दूसरा है चुलिका पैशाची और तीसरा है अपभ्रंश। तो हमने वरुचि के बारे में पढ़ा हेमचंद। अब आते हैं भरत मुनि। भरत मुनि हमारे जो संस्कृत के वो हैं काव्य, तो काव्य लिखा है संस्कृत में इन्होंने। तो इनके बारे में जब हम आगे पाश्चात्य काव्य और अपना संस्कृत के काव्य पढ़ेंगे तब इनके बारे में बहुत पढ़ेंगे, भरत मुनि के बारे में अच्छे से। फिलहाल आप इतना देखिए कि भरत मुनि का जो एक था ग्रंथ नाट्यशास्त्र, उन्होंने उसमें कितने प्राकृतों का उल्लेख किया है? तो वरुचि ने 4 किया था, हेमचंद ने 3। इन्होंने देखते हैं कितना किया है। इन्होंने किया है 7, जिसमें है शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्य, बाहुलिक, अवंतिजा और प्राच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृतिक के कितने भेद हैं? अब हमने सबका पढ़ लिया, वरुचि का, हेमचंद का और भरत मुनि का। लेकिन अगर हम पूरे साहित्य की बात करें, साहित्यिक दृष्टि से प्राकृतिक के कितने भेद हैं, तो वो हैं 5। कौन से? शौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये 1 मार्कर क्वेश्चंस बनाए हैं, 1 लाइनर, जिससे कि आपको हर चीज़ क्लैरिटी से समझ में आ जाए। 2-3 बार चैप्टर को पढ़ोगे, क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मेन हमारे साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृतिक के कितने भेद हैं, अब इन्हीं को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहला शौरसेनी होगा, फिर पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ये कहाँ पर प्रचलित हैं और इनसे कौन सी और बोलियाँ निकली हैं, इनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो खाली बुक से भी पढ़ के हमारा अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ क्वेरीज रह जाती हैं। खाली नोट से पढ़ के भी नहीं आती, क्योंकि उसमें से भी हमारी मेन चीज़ें कुछ रह जाती हैं, क्योंकि नोट्स में तो मेन चीज़ों को लिखा जाता है। तो दोनों तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका JRF नेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ 1.5 महीना मिला था MA हिंदी करने के बाद, तब मैंने पेपर दिया था, मेरा क्लियर हो गया था। तो आप भी इसी तरह मेहनत करते रहिए, आप भी डेफिनेटली अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।